हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टाइम्स। आई एम बैक अगेन विद 10 मिनट में चैप्टर खत्म। तो आज जो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, तो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर है, उसको करेंगे। और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 10 मिनट में चैप्टर खत्म सीरीज। तो कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड जो है, हमारा ब्रिटिश रूल किस तरीके से स्टैब्लिश हुआ था उसके बारे में है। बंगाल, फिर कुछ हिल ट्राइब्स, और फिर उसके बाद हमारे जो बॉम्बे डेक्कन राइट्स है। 3 पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन बंगाल। सबसे पहले बंगाल में आया था। कट टू 1797, बुर्दवान में एक ऑक्शन चल रहा है, जहां वहां के राजा या जमींदार की जो जमींदारी थी, एस्टेट थे, वो ऑक्शन किए जा रहे हैं। ऑक्शन का रीजन, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट क्या है? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया हुआ एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, जिसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लैंड रेवेन्यू फिक्स कर देती थी, जो जमींदार को पे करना होता था। और जमींदार वो रेवेन्यू लेते थे रैयत या फिर पेजेंट से। जो कंपनी ने अपना शेयर रखा था वो था 10/11, और इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो जो राजा और तलुकादार थे बंगाल के, उन्हें उनके साथ सेटलमेंट किया गया। प्रॉपर्टी जो थी नॉन ट्रांसफरेबल थी, एंड वो जो राजा तलुकदार थे, दे केम टू बी नोन एज जमींदार, और इसीलिए से जमींदारी सेटलमेंट भी बोला जाता है। अब ब्रिटिशर्स ये सेटलमेंट क्यों लाए? क्योंकि एक एग्रीकल्चरल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को कोई रेवेन्यू नहीं मिल पाता था, तो उन्होंने उसको फिक्स करने का सोचा। तो ये रीजन था डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड वाई जमींदार्स वर अनेबल टू पे? बिकॉज हाई इनिशियल डिमांड। एग्रीकल्चरल आउटपुट मैंने बताया ऑलरेडी डिक्लाइन कर रहा है, और उस टाइम पर उन्होंने एक हाई इनिशियल डिमांड रखी। दूसरा, रेवेन्यू हैड टू बी पे एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए आपको वो देना ही देना है रेवेन्यू, चाहे एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है या ग्रो कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। एंड नंबर 3, इट हैड टू बी, द रेवेन्यू हैड टू बी पेड पंचुअली, और इसके लिए उन्होंने लाया था एक सनसेट लॉ। सनसेट लॉ का क्वेश्चन आता है कौन से सेटलमेंट से रिलेटेड है, तो याद रखना परमानेंट सेटलमेंट से। इसके अंडर क्या था, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आज 7 मई है, तो आपको आज ये पे करना है शाम के 5 बजे से पहले। जमींदार के पास आज की डेडलाइन है, आज के 5 बजे से पहले आपको रेवेन्यू हमें लाके देना है। अगर आप थोड़े से भी लेट हुए तो आपकी जो जमींदारी है वो ऑक्शन कर दी जाएगी या फिर उसकी नीलामी कर दी जाएगी। अब जमींदार को साइड बाय साइड टक्कर देने के लिए इमर्ज हुई एक और क्लास, वो थी जोतेदार की। जोतेदार कौन थे? हमारे रिच रैयत या फिर रिच जो हमारे पेजेंट्स थे। उन्हें होलादास, गंटीदास और मंडल्स के नाम से भी जाना जाता था। काम क्या था इनका? लोकल ट्रेड और मनी लैंडिंग को कंट्रोल करना। और दूसरी चीज क्या करते थे कि अपने फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए दे यूज टू कीप शेयर क्रॉपर्स, जिन्हें अधयार्स या बर्गरदार्स के नाम से जाना जाता था। अधयार्स यानी आधा, मीन्स जो आधी प्रोड्यूस वो कल्टीवेट करते थे वो देते थे वो जोटेदार्स को। अब जमींदार की जब ऑक्शन होता था, उनकी नीलामी होती थी उनके एस्टेट की, तो उसको कैसे रोकते थे? नंबर 1, फिक्टिशियस सेल, धोखाधड़ी से। नंबर 2, जो अपनी प्रॉपर्टी होती थी अपनी मदर के नाम पर ट्रांसफर कर देते थे, क्योंकि उस टाइम रूल था कि जो विमेन की प्रॉपर्टी होगी वो सेल नहीं की जाएगी। एंड नंबर 3, उनके जो खुद के लोग होते थे, दे यूज टू मैनिपुलेट दी ऑक्शंस। ठीक है। अब इसके बाद आई है एक 5th रिपोर्ट 1813 में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट कर दी गई। 1813 और ब्रिटिश पार्लियामेंट, दोनों चीजें याद रखना। मकसद था रिपोर्ट का कि रूरल बंगाल में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज थी उसे डिस्कस करने लगा। उनका जो नेचर ऑफ रूल था वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाने लगा। हो गया हमारे बंगाल का पोर्शन। इतनी ही चीजें हैं, इतना भी टफ नहीं है जितना आपको लगे। नाउ मूविंग ऑन टू द पहाड़स, द हिल फोल्क्स। तो जो हिल फोल्क्स थे उन्हें जाना जाता था पहाड़ियास के नाम से। फ्रांसिस ब्यूकेनन एक फिजिशियन थे जो आए थे इंडिया, तो उनको ना जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उन्हें सर्वे करने के लिए भेजा गया था, जो पहाड़ी एरियाज थे। पहाड़ी एरियाज में ट्राइब रहती थी हमारी, मैंने भी बताया, वो थे पहाड़ियाज। उनकी पूरी लाइफ इट रिवॉल्व्ड अराउंड फॉरेस्ट। सब कुछ उनका रहना, खाना पीना, सब कुछ जो कंप्लीटली दे वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, एंड दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? आप एक जगह पैच क्लियर करा, वहां पे कल्टीवेट किया, दूसरी जगह क्लियर किया, वहां किया, कुछ सालों बाद तीसरी जगह किया, ये होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड देयरफॉर दे केम टू बी एसोसिएटेड विद
हो, जो आपका ये फावड़ा कुल्हाड़ी ऐसी चीजें होती हैं वो अपने कल्टीवेशन में यूज करते थे। पहाड़ियाज को ब्रिटिशर्स चाहते थे, क्योंकि पहाड़ियाज एक ट्राइब थी, तो ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड देम एज प्रिमिटिव एंड दिस अनडेवलप्ड एंड बार्बरिक पीपल, दे वांटेड देम टू सेटल डाउन। पर पहाड़ियाज ने ऐसा नहीं किया। पहाड़ियाज यूज्ड टू रेड जो सेटल्ड सेटलमेंट होती थी, वहां पर जाकर वो रेड करते थे, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, जब उन्होंने जमींदार्स को बोला कि कल्टीवेशन एक्सपेंड करो, पहाड़ियाज ने रेजिस्ट किया, तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी निकाली टू हंट एंड किल द पहाड़ियाज। 1770s में ये सब हो रहा था। तो 1780s में भाई एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, वो कलेक्टर रहे भागलपुर के, ऑगस्टस क्लीवलैंड। इन्होंने स्टार्ट की पैसिफिकेशन पॉलिसी की बेचारों को क्यों मारा जाए, कुछ हम एक बीच का समझौता निकाल लेते हैं। तो उन्होंने पहाड़ियाज के चीफ के साथ एक पैसिफिकेशन पॉलिसी की कि आपको एक एनुअल अलाउंस, सालाना भत्ता दिया जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है कि अपने लोगों को बोलना है कि आप थोड़ा डिसिप्लिन रहो, ये सब जो चीजें हैं लूटना या रेड कंडक्ट करना, ये सब आप छोड़ दो। तो ये किया गया पहाड़ियाज के साथ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो पहाड़ियाज थे वो अंदर डीप फॉरेस्ट में जाकर रहने लगे, और इस टाइम तक उन्हें एक नया डेंजर आने लगा था एक नई ट्राइब से, विच वॉज दी संथल्स। संथल्स कंफ्यूजिंग है, याद रखना। 1780s में आए बंगाल और 1800 के अराउंड गए वो राजमहल हिल से। क्वेश्चन पूछा गया है तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि 1780 या 1800। राजमहल हिल से आता है तो 1800, बंगाल आता है तो 1780, दोनों चीजें याद रखनी है। तो संथल्स को ना एक एरिया दिया कि आप वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बनना चाहते थे संथल, वो मान गए, तो उन्हें एक एरिया दिया गया जिसमें सेटल होने के लिए, और उस एरिया को नाम दिया गया दमीने कोहो, जिसके अंडर क्या था कि उन्हें 1/10 जो उस दमीने कोहो की जो 1/10 का हिस्सा था उन्हें कल्टीवेट करना था फर्स्ट 10 ईयर्स में, पहले 10 सालों में वो कल्टीवेट करके देना था। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स और जमींदार दीकूज होते थे उस टाइम पर, मनी लैंडर्स, ये इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स डिमांड करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो उन दीकू जो मनी लैंडर्स होते थे उनसे पैसा इंटरेस्ट पे ले लेके वो जो कर्ज होता था, जो लैंड रेवेन्यू होता था, उसको पे करते थे। तो अल्टीमेटली जब पैसा भी नहीं बचा तो धीरे धीरे उनकी जमीनें जो थी उनके हाथ से जाने लगी। संथल्स को लगा उनकी मेहनत जो है वेस्ट हुई है, तो उन्होंने सोचा रेबिलियन करने का टाइम हो गया, इसीलिए 1855 में हुआ था हमारा संथल रिवोल्ट, जिसके मेन लीडर रहे हमारे सिद्धू माझी एंड कानू माझी, ये दोनों थे संथल रिवोल्ट के लीडर। इनको पैसिफाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि एक संथल परगना, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, बीरभूम और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से निकालकर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट इन दोनों के लिए, संथल्स के लिए बना दी गई, दोनों डिस्ट्रिक्ट में से निकाल के। अब हिल्स हो गए, बंगाल हो गया, अब चलते हैं बॉम्बे की तरफ। बॉम्बे डेक्कन अपराइजिंग 12 मई 1875 को पूना सूपा, जो कि पूना में एक छोटा सा विलेज है, वहां से स्टार्ट हुई और धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटर्स पर भी फैलती चली गई। अब ये अपराइजिंग कर कौन रहा था, ये भी पेजेंट्स कर रहे थे। किसके अगेंस्ट, मनी लैंडर्स के अगेंस्ट। क्यों हो रही थी अपराइजिंग, बिकॉज बॉम्बे डेक्कन एरिया में एक नया सेटलमेंट आया था, अगेन क्योंकि पूरा चैप्टर सब सेटलमेंट से ही रिलेटेड है, तो वो सेटलमेंट था हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट को थॉमस मुनरो और एलेक्जेंडर रीड ने जो है इंट्रोड्यूस किया था बॉम्बे डेक्कन एरियाज में। इसके अंडर क्या था, जो एवरेज इनकम होती थी एक सॉइल की, उसे असेस कर लिया जाता था कि इतनी जो है इससे हमें एवरेज मिल सकता है, एक रैयत कितना दे सकता है वो असेस कर लिया जाता था, और उसके बाद एक शेयर गवर्नमेंट अपना फिक्स कर देती थी। अब ये जो सॉइल, और उसके बाद 30 साल बाद जो थी वो लैंड वापस सर्वे होनी थी, तो रीसर्वे कब होना था ये याद रखना, आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल बाद लैंड सर्वे होना था वापस से, और उसके बाद जो भी रेवेन्यू था बढ़ाया, ऑफकोर्स बढ़ाया ही जाना था, कम तो कभी नहीं होता था, तो वो बढ़ाया जाता था। ये था हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और इसमें जो पूरा सेटलमेंट था, सिंस रैयत, मैंने आपको बताया रैयत होते हैं पेजेंट्स, तो ब्रिटिशर्स ने ये सेटलमेंट डायरेक्ट रैयत के साथ किया था, कोई जमींदार बीच में नहीं थे, तो इसीलिए इसे रैयतवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना गया। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसमें भी लैंड रेवेन्यू ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हाई डिमांड किया गया था। अब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे ज्यादा कॉटन जो है ना अमेरिका से इंपोर्ट करते थे अंटिल 1861, क्योंकि 1861 में स्टार्ट हो गई थी अमेरिका में सिविल वॉर, तो ईयर ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर इज 1861। तो ब्रिटिशर्स का क्या हुआ था, प्रोडक्शन इस टाइम पर अमेरिका में जो था कॉटन प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो 1862 तक जो बहुत सारा कॉटन था, 90% कॉटन
जाता था इंडिया से ब्रिटेन में। अब इस बीच क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कॉटन बूम आया 3 साल के लिए इंडिया में, कि इनकरेज किया गया कि हर खेत में कॉटन उगाया जाए। इनफैक्ट क्रेडिट प्रोवाइड किया गया कि क्रेडिट दे देते हो ना आप, कि ये लो भाई पैसा लो, पर तुम्हारा क्या काम है, कॉटन उगाना है अपने खेतों में। ये सब प्रोवाइड किया गया। 1865 तक बहुत से लोग रिच हो गए, उन्हें भी लगा, हर कोई लगने लगा कि हम भी कॉटन ग्रो कर लेते हैं, हम भी रिच हो जाएंगे। पर 1865 में पूरा खेल पलटा। क्या हुआ, 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर खत्म, तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ इनकरेज, जो भी अब तक मोटिवेशन दे रहे थे, क्रेडिट दे रहे थे, सब रोक दिया। तो वापस से सब गरीब, अब जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो लोन कैसे पे करे, क्योंकि आगे तो क्रेडिट उनके पास है नहीं, कॉटन उनका कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटिश वापस अमेरिका के पास चला गया वो कॉटन खरीदने। ठीक है, इंडिया से अब जो कॉटन था, वो जो बूम आया, वो एकदम से इस तरीके से वापस चला गया। तो मनी लेंडर्स क्या होते थे, मनी लेंडर्स को यहाँ डेक्कन एरिया में साहूकार्स के नाम से जाना जाता था। तो वो भी भाई अपना पैसा वापस मांगने लगे। तो क्या हुआ, पेजेंट्स जो थे, और पेजेंट जब वो पे करते थे तो मनी लेंडर्स उनको जो अपने बही खाते और अकाउंट बुक्स होते थे उस सब में ना एंटर नहीं करते थे। तो यही रीजन था कि जब डेक्कन अपराइजिंग हुई थी तो उन्होंने उनके बही खाते, अकाउंट बुक्स, घर सब जला दिए थे, बिकॉज दे फेल्ट कि वी हैव बीन चीटेड। इसी के अलावा एक और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे कि 1857 में बनी थी कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटेन में बनी है, ये याद रखना, ब्रिटेन में, इंडिया में नहीं। और 1859 में बनाई गई थी कॉटन मैनचेस्टर कंपनी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ब्रिटेन में उन्होंने बनाए थे, कॉटन का जो है प्रोडक्शन पूरी दुनिया में एनकरेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1859 में इंट्रोड्यूस किया था लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ क्या था कि जो मनी लेंडर्स और पेजेंट के बीच एक बॉन्ड बनता था कि इतना पैसा आपको देना है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। बट अगर जो पेजेंट्स थे वो दे भी देते थे तो मनी लेंडर्स को कंसिडर नहीं करते थे, ब्याज पे ब्याज जो बोलते हैं ना, उस तरीके से वो उनसे और ज्यादा लैंड रेवेन्यू मांगते थे। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स लेके आए लिमिटेशन लॉ 1859 में कि एक बॉन्ड जो है वो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया 3 साल का, उसके बाद एक नया बॉन्ड जो है आपका बनाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी। और इन्हीं रायट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई गई थी डेक्कन रायट्स कमीशन। जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे थी वो इन रायट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली ले नहीं रही थी, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो 1857 की मेमोरीज से बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि उस लेवल का कोई रेबेलियन या रिवोल्ट वापस ना हो जाए। इसलिए उन्होंने पैसिफाई करने के लिए बोला कि ये जो पूरे रायट्स हैं हम इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन जानी गई थी डेक्कन रायट कमीशन के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशनल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ शेयर करो। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम सोर्स बेस्ड और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।